नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। मैं कमल नयन चौबे आज के इस कार्यक्रम में आपसे हाल-फिलहाल के दिनों में बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की जो स्थिति बदली है, उसके बारे में कुछ चर्चा करूँगा। आमतौर पर यह कहा जाता है कि राजनीति में कुछ दिन ही काफ़ी होते हैं किसी चीज़ में बहुत बड़ा बदलाव लाने के संदर्भ में। अगर हम प्रशांत किशोर की बात करें, तो शुरुआत के दौर पर प्रशांत किशोर के चाहे कितने भी बड़े दावे हों, यह माना जाता था कि प्रशांत किशोर कोई बड़े खिलाड़ी नहीं है बिहार के चुनाव में। लेकिन एक वक़्त ऐसा आया जब प्रशांत किशोर ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाने शुरू किए जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश स्तर के कुछ वरिष्ठ नेताओं पर, जिसमें अशोक चौधरी सबसे प्रमुख हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेताओं पर, जिसमें सम्राट चौधरी प्रमुख हैं। और अशोक चौधरी पर उन्होंने आरोप लगाया था कि कई तरीके के आर्थिक भ्रष्टाचार में वो सम्मिलित हैं, और सम्राट चौधरी पर उन्होंने और भी ज़्यादा गंभीर आरोप लगाए। उनमें अपनी डिग्री के फर्जीवाड़े के साथ-साथ उन पर यह आरोप लगाया कि असल में वो जो सम्राट चौधरी हैं, वो मर्डर के भी अभियुक्त रहे हैं। तो इस तरीके के आरोप लगाकर ऐसा उन्होंने अपनी एक छवि बनाने की कोशिश की, और कुछ हद तक वो सफल भी हुए, जिससे ऐसा लगता था कि मानो जो मुख्य विपक्ष की भूमिका है, वह तो प्रशांत किशोर के पास है, और प्रशांत किशोर को मीडिया में भी काफ़ी स्पेस मिला। लेकिन पिछले दिनों जो प्रशांत किशोर की रंगत बदली बिहार की राजनीति में, वह उनके कुछ फैसलों से और ज़्यादा स्पष्ट हो गई, या उन फैसलों ने यह दिखाया कि प्रशांत किशोर जो हैं, वह शायद जिस साहसिक राजनीति का दरवाजा खटखटा रहे थे, उस साहसिक राजनीति से 2 कदम पीछे हट गया। यहाँ पर मैं आपको उनके एक फैसले के बारे में बताऊँगा, उस फैसले के बारे में अब सभी लोग जानते हैं। फैसला यह है कि वे अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब प्रशांत किशोर की दिक्कत यह है कि वे थोड़े बड़बोले किस्म के नेता के रूप में सामने आए हैं। बड़बोले किस्म का नेता कहने का तात्पर्य यह है कि पहले वो बड़ी-बड़ी बातें कर जाते हैं, और फिर वही बातें लौट कर उनके सामने आती हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने बड़े ही विस्तार से पत्रकारों को यह बताया था कि वे चुनाव लड़ेंगे, और उनको चुनाव लड़ने के लिए एक कर्मभूमि का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, और दूसरा जन्मभूमि का। जन्मभूमि के क्षेत्र के रूप में करहगर था, और कर्मभूमि के क्षेत्र के रूप में उन्होंने कहा था कि या तो उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ना चाहिए, या विपक्ष के नेता के सामने। अब चूंकि मुख्यमंत्री तो खुद चुनाव लड़ते नहीं हैं, तो वो विपक्ष के नेता के सामने चुनाव लड़ने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। यहां तक कि चुनाव की जब घोषणा हो गई, तब भी उन्होंने पत्रकारों से कहा कि वो राघोपुर जा रहे हैं, और वहां जाकर वो यह फैसला करेंगे कि वहां से उन्हें चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। तो वहीं से थोड़ा बहुत उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया था कि वे इस चीज को लेकर काफी असमंजस में हैं कि उन्हें खुद चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए। उसके बाद यह खबर आती है कि प्रशांत किशोर ने फैसला किया है कि वो बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, और उन्होंने यह कहा कि उनकी पार्टी ने यह फैसला किया है कि वे हर जगह चुनाव प्रचार करें, और हर जगह चुनाव प्रचार करने के लिए चूंकि उनकी जरूरत होगी, इसलिए वे खुद विधानसभा का चुनाव ना लड़े। अब भाई ये बात तो शुरू से स्पष्ट थी कि अगर प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे, तो फिर उनको थोड़ा ध्यान उस निर्वाचन क्षेत्र में देना पड़ेगा। तो अंतिम समय पर आकर जो उन्होंने इस तरह की बातें कही, और खास तौर पर इस बात को अपनी पार्टी के ऊपर थोपा, वह थोड़ी सी उनकी छवि के अनुरूप नहीं था, या जो छवि गढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उसे उन्होंने खुद ही काफी गहरा झटका दे दिया। क्योंकि जो जन स्वराज पार्टी है, उसमें पार्टी का मतलब मुख्य रूप से प्रशांत किशोर ही हैं, और कोई भी चेहरा नजर नहीं आता है, भले ही वो कुशल प्रशासकों की बात कर ले, कुछ और नाम लेकर आ जाए, लेकिन अंत में जन स्वराज की जो पहचान है, या जन स्वराज के जो फैसले हैं, वो प्रशांत किशोर के ही होते हैं। तो उन्होंने खुद यह फैसला कर लिया कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक तरीके से यह इस बात को दर्शाता है, अन्य बातों के अलावा, कि उन्हें इस बात का भरोसा नहीं है कि वे चुनाव जीत पाएंगे, और निश्चित रूप से अगर वो राघोपुर से चुनाव लड़ते, तो चुनाव हारते। करहगर में भी उन्हें कठिन मुकाबले का सामना करना पड़ता, क्योंकि वे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, अभी उनका संगठन इतना मजबूत नहीं है कि इन चुनावों में वे अपने विपक्षी दलों के संगठन के ताकत के मुकाबले खड़े हो पाए। इसके अलावा कई ऐसी चीजें हुई जिसने इन बातों को दर्शाया कि प्रशांत किशोर की जो एक ऐसी छवि है जिसमें वो जुझारू नेता के रूप में खुद को प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, वो छवि काफी धीमी हो गई। और ये बातें मैं कह रहा हूँ पिछले 4, 5, 6, 7, 8, 10 दिनों के भीतर जो घटनाक्रम हुए हैं वो। अब देखिए कि उन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए अशोक चौधरी के ऊपर और सम्राट चौधरी के ऊपर, और शुरू में मीडिया ने उसको हवा भी दी। लेकिन या तो खुद प्रशांत किशोर खामोश हो गए, या फिर मीडिया को यह संदेश मिला कि प्रशांत किशोर के इस तरह के बयानों को
काफ़ी जगह नहीं देनी है क्योंकि प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाए थे, उसकी कोई सफाई, साफ-सफाई एकदम ऐसी सफाई जिससे कि जनता को यह संदेह भी हो जाए कि प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं वो गलत है, यह ना अशोक चौधरी की तरफ से आई, ना सम्राट चौधरी की तरफ से आई। दोनों नेता जो उलूल-जुलूल बातें करते रहे, इधर-उधर घुमाते रहे, मानहानि की बातें करते रहे। यहाँ तक कि सम्राट चौधरी से तो एक प्रेस जो वार्ता हो रही थी, यानी कि एक पत्रकार थी और उनके सामने सम्राट चौधरी थे। तो उन्होंने कई बार पूछा कि क्या आपने 10वीं परीक्षा पास की है? और अगर 10वीं परीक्षा पास की है तो किस साल पे की है? तो उन्होंने सम्राट चौधरी ने सिर्फ यही कहा कि मैंने सारी चीज़ें एफिडेविट में लिख दी हैं। इससे तो बात नहीं बनती है। लेकिन आप इस चीज़ को देखिए कि पिछले कुछ दिनों से इन बातों की चर्चा प्रशांत किशोर से की तरफ से काफ़ी गंभीरता से नहीं हो रही है। वो इसे एक अंतिम परिणति तक पहुँचाते हुए नहीं दिख रहे हैं और मीडिया में भी यह मुद्दा गायब हो चुका है। सम्राट चौधरी अभी भी भारतीय जनता पार्टी के सर्वप्रमुख चेहरा बने हुए हैं। अशोक चौधरी की राजनीति भी ज्यों की त्यों चल रही है। तो इससे ऐसा लगता है कि या तो प्रशांत किशोर खुद बैकफुट पर गए हैं या फिर जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के पास मीडिया मैनेजमेंट करने की अद्भुत क्षमता है, उसने उन्हें एक तरीके से पीछे ढकेल दिया है। और जो प्रशांत किशोर हैं, उनकी छवि जैसे मैंने शुरू में कहा, एक बड़बोले नेता की बनती जा रही है और वो छवि उन्होंने शुरू में भी बना ली थी जब उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें 135 सीटें भी आईं, तो वे इसे अपनी हार मानेंगे। और वो कई बातें जब वो मीडिया पे करते हैं, तो ऐसे करते हैं लिख कर ले लीजिए, ऐसा नहीं होगा तो फिर आप मुझसे बात कीजिएगा, मैं माफ़ी माँगने के लिए तैयार रहूँगा। अब इसका उनका एक वीडियो चल रहा है, जिसमें वो कहते हैं कि जो तेज प्रताप यादव हैं, वो घूम फिर कर राष्ट्रीय जनता दल से ही चुनाव लड़ेंगे। आप इस बात को लिख कर ले लीजिए और अगर नहीं होगा तो मेरे पास आप आइएगा और मैं फिर बिहार की जनता से माफ़ी माँगूँगा। अब ये हुआ कि तेज प्रताप यादव तो अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस तरह का जो बड़बोलापन है, उसने भी काफ़ी हद तक प्रशांत किशोर की स्थिति को अ, कमज़ोर किया है। और जो सबसे बड़ी बात है वह यह कि जो विचारधारात्मक रूप से प्रशांत किशोर कमज़ोर हैं, वह उनकी स्थिति को काफ़ी दुर्बल करता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर अभी ये दिखाते हैं कि उनकी सेक्युलर वैल्यूज़ में आस्था है। वे अभी ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो सेंट्रिस्ट पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, लेकिन कभी भी खुलकर उन्होंने अपनी विचारधारा की बात नहीं की। दूसरी बात यह है कि जब उनके सामने उनका अतीत आ जाता है कि वे नरेंद्र मोदी के लिए काम कर चुके हैं, तो उसके जवाब में जो उनका जवाब आता है, यानी कि इस आरोप के जवाब में जो वो बातें कहते हैं, वह बहुत संतोषजनक बातें नहीं होती हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने शाहरुख खान का एक उदाहरण दिया था और उन्होंने कहा था कि शाहरुख खान ने पहले टेलीविज़न पे काम किया, फिर वो फ़िल्मों में आए। फ़िल्मों में शुरू में उन्हें जैसी फ़िल्में मिली, वैसी फ़िल्में उन्होंने की और बाद में उन्होंने अपनी मर्ज़ी से फ़िल्में की। और खुद को राजनीति में शाहरुख खान के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि पहले मुझे जो मौका मिला मैंने काम किया। यह बहुत ही अगंभीर और थोथा तर्क है, खास तौर पे राजनीतिक व्यक्ति के लिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि राजनीति में अपना पैर जमाने के लिए अगर कोई व्यक्ति दंगाई व्यक्ति या दंगाई पार्टी या दंगा करने वाले राजनेता के समर्थन में काम करता है, तो भविष्य में जाकर या तो उसे पछतावा करना होगा कि उसने गलती की है या फिर वो यह कहे कि वो इस विचारधारा का समर्थक है। लेकिन अगर वो यह कहता है कि मैं उस विचारधारा को से सिर्फ़ इसलिए जुड़ा हुआ था क्योंकि मेरे पास अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं थी और मैं अपॉर्च्युनिटीज़ की तलाश में था, तो यह कोई बहुत ही व्यवस्थित तर्क नहीं माना जा सकता है। यह ज़रूर है कि प्रशांत किशोर अपनी पार्टी में उस तरीके से मुस्लिमों का निषेध नहीं कर रहे हैं, जैसा निषेध भारतीय जनता पार्टी ने किया था। लेकिन इस बात की काफ़ी गंभीर आरोप प्रशांत किशोर पर उनके विरोधी लगा रहे हैं कि वे अपने उम्मीदवारों का चयन करने में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के हितों का ख्याल रख रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई ऐसी क्लिप्स वायरल हैं, जहाँ पर कई लोग यह बता रहे हैं कि वे जिस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की का एक खास जाति का उम्मीदवार है, उस क्षेत्र में प्रशांत किशोर उस जाति का उम्मीदवार खड़ा नहीं कर रहे हैं। एक लिहाज से उनकी कोशिश है, ऐसा उन पर आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को मदद पहुँचाएँ। हालाँकि प्रशांत किशोर के बारे में जो लोग उनके समर्थक हैं, वो इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर ने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इसका खंडन नहीं किया है। तो जो एक विचारधाराहीन राजनीति की बात है वह बात प्रशांत किशोर के साथ जुड़ी हुई है। वे अपने आप को बहुत मजबूती से एक ऐसे राजनेता के रूप में प्रस्तुत करने में नाकाम रहे हैं, जिसकी आस्था उन मूल्यों में हो,
जिनकी बात गैर भाजपा दल करते हैं और वे खुलकर नरेंद्र मोदी की आलोचना करने में भी असमर्थ नेता साबित हुए हैं और उनका निशाना मुख्य रूप से नीतीश कुमार रहते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो पूरी स्थिति बन रही है, उसमें प्रशांत किशोर एक ऐसे नेता के रूप में सामने आए हैं, जो बहुत बढ़ा-चढ़ाकर अपनी बातें कहते हैं। एक ऐसे नेता के रूप में सामने आए हैं, जो कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जिससे बाद में उन्हें मुकरना पड़ता है। फिर वे एक ऐसे नेता के रूप में सामने आए जो बड़े-बड़े आरोप तो लगा देते हैं, लेकिन या तो फिर आगे उन आरोपों पे चुप्पी साध जाते हैं या फिर उन्हें अंतिम परिणति तक पहुँचाने के लिए गंभीर प्रयास नहीं करते हैं। जो प्रयास होता भी है वो दिखावटी लगता है और जो ये सारी स्थितियाँ हैं, उसमें एक बहुत बड़ी जकड़न प्रशांत किशोर के लिए बन गई है कि खुद को वो वैचारिक रूप से स्पष्ट नेता के रूप में स्थापित नहीं कर पाए हैं। वे कई ऐसे मुद्दों पे की बात करते हैं जिससे उनका कहना है कि वो बिहार का कल्याण कर पाएँगे, मिसाल के तौर पर पलायन को रोकना और रोजगार का सृजन करना। लेकिन ये इन बातों के अलावा भी जो भारत की राजनीति है, उसे संचालित करने वाली कुछ बुनियादी चीज़ें हैं, जिन पर प्रशांत किशोर को अपना साफ रुख रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक वाक्य में वो महात्मा गांधी जी की तारीफ करें और दूसरे वाक्य में वे नरेंद्र मोदी की राजनीति की जो बुनियादी खामियां हैं उनको भी छुपा जाएं और उससे अपने जुड़ाव को बस एक संयोग या अपने संघर्ष की कहानी का हिस्सा मान लें। अगर वो ऐसा करते हैं तो यह उनकी अस्पष्टता को ही दिखाता है। कुल मिलाकर मैं यह कहना चाह रहा हूं कि आज से 10 दिन पहले जिस आशा के रूप में प्रशांत किशोर उभरते हुए दिखाई दे रहे थे, एक ऐसा नेता जो भ्रष्टाचार से, अपराधीकरण से संघर्ष कर रहा है और जिसके पास एक विजन भी है। आज वह नेता थोड़ा डरा, सहमा, सकुचाया-सा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि उसे अपने ऊपर भरोसा नहीं है। कुल मिलाकर जो उनकी पार्टी है, अगले चुनाव में उसकी संभावनाओं पर इसका एक नकारात्मक प्रभाव ही पड़ेगा। आज की इस चर्चा को मैं इसी बिंदु पर विराम देता हूँ। कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूँगा कि वे नई परख चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ नियमित रूप से जुड़ें और हमारे कार्यक्रमों पर अपनी टिप्पणियाँ भी ज़रूर दें। अपने दोस्तों और मित्रों को नई परख चैनल के बारे में बताएँ। नमस्कार।